हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग देख चुके थे, जिसमें लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एटम होंगे उसके नंबर हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ Na2SO4, नाम सुना होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सोडियम सल्फेट, यही बोलते हैं ना। अब कभी भी इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो इसमें कौन कौन से एटम है बेटा, इतना तो बता सकती है। तो कौन कौन से एटम है? बिल्कुल सही है। तुम कह सकते हो कि एक सिर्फ सोडियम ही है क्या? नहीं, एक एटम है Na, दूसरा एटम क्या है S, और तीसरा एटम क्या है O। इतना तो हर एक बच्चा बोल सकता है क्या बेटा? इसमें भी कुछ बेसिक है? बोलना नहीं, क्लियर है। अब Na के कितने एटम है? 2, तो मैं कह सकता हूं ऐसे 2 एटम ऑफ Na। S के कितने एटम है? 1। S के कितने एटम है? तो क्या कह सकता हूं, 1 एटम ऑफ S। और O के कितने एटम है? तो क्या कह सकता हूं, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर सोडियम सल्फेट कोई कंपाउंड है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन है बेटा, बोलो है ना। अब इनका क्या नंबर होगा? तुम कहोगे सर सोडियम के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम आपस में कंबाइंड करके इस सोडियम सल्फेट का क्या बनाएगा, फॉर्मेशन होगा। और कभी भी सोडियम सल्फेट होगा तो Na2SO4 ही होगा, बोलो है ना। अगर तुम कहीं पे अगर कोई ऐसा नहीं है कि तुमको चलो तुम सोडियम सल्फेट बना रहे थे और थोड़ा ऑक्सीजन कम पड़ गया तो तुमने क्या बना दिया, Na2SO3। तुम्हारे मन में आ सकता है। अब चाय नहीं है ना कि चलो चीनी नहीं है तो चलो तुम कम मीठी बना दे, ये तो नहीं है ना। इसलिए चाय को हम लोग कभी भी प्योर कंपाउंड में नहीं लेते हैं। चाय को हम लोग कभी भी प्योर कंपाउंड में नहीं लेते हैं। और ये क्या प्योर कंपाउंड में, अगर तुम्हें ऑक्सीजन कम पड़ गया, ऑक्सीजन तो ऐसा नहीं है कि तुम Na2SO4 की जगह Na2SO3 बना दिए। क्योंकि Na2SO4 जब भी बनेगा तो सोडियम के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम ही बनेंगे। Na2SO3 लोगे तो ये कुछ और ही कंपाउंड होगा, इसको सोडियम सल्फेट नहीं बोलेंगे। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। और यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि किसी भी मॉलिक्यूल में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम का जो वेट रेशियो है या जो नंबर रेशियो, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्या इतनी बात समझ में आया? और इसी को हम लोग क्या कहते थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन, बोलो है ना। इसलिए हर कंपाउंड का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जो इसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं सोडियम सल्फेट बोलता हूँ तो वो हमेशा Na2SO4 को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम Na2SO3 लिखता हूँ तो वो सोडियम सल्फेट नहीं होगा, कुछ और ही होगा। अब जो होगा बाद में देखेंगे क्या होगा। क्या मेरी बात समझ में आया? तो मेरा कहना ये था कि कभी भी अगर किसी कंपाउंड के हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखते हैं तो वो किसी एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि एक से ज़्यादा कंपाउंड को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में? तो इसको बोलते हैं, अरे हाँ या ना, पक्की बात। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है कि अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखता हूँ तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो तुम कहोगे किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जो उस एटम का एक्चुअल नंबर होता है वही नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, बोलो हाँ या ना। कंपाउंड कह सकते हो या क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल, बोलो है ना। और कभी भी अगर ये सोडियम सल्फेट बना होगा तो ये इसी रेशियो से बना होगा, 2 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सल्फर और 4 एटम ऑफ, बोलो है ना। तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, अगर समझो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमको पता है तो मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट निकाल सकता हूँ, बोलो है ना। उसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बोलते हैं या मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर मैं वेट निकालूं, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एम शॉर्ट में बोल सकते हैं, या इसको तुम सिंपल अगर है तो इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो?
क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो सोडियम के कितने एटम हैं? 2 एटम। अगर सोडियम का 1 एटम होता तो वेट कितना होता? 23। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 23 प्लस सल्फर का कितना एटम है? 1। तो सल्फर के 1 एटम का वेट कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम है? 4 × 16। बोलो है ना? तो कितना हो गया? 46 प्लस 32 प्लस 64। जब करोगे तो कितना है? ऐसे देख लो, 4 × 2 6 और 6 × 6 12। कैरी कितना? 1। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 प्लस 4। तो अगर समझो मैं एक सोडियम सल्फेट लेता हूँ तो वेट कितना आ जाएगा? 142। तो इस 42 वेट में कुछ वेट किसका कंट्रीब्यूशन होगा? सोडियम। कुछ वेट किसका होगा? और कुछ वेट किसका होगा? अरे तीनों प्रेजेंट एटम का वेट मिल करके ना 142 हो गया होगा ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम का जो वेट होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? कभी भी किसी एलिमेंट का अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो वेट ऑफ दैट मॉलिक्यूल, वेट ऑफ दैट एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। बोलो हाँ ना? अगर मैं इसको आपसे ही पूछूं बेटा बताना, अब मैं कितना ले रहा हूँ? 142 ग्राम। तो कंपाउंड क्या था? Na2SO4 ये था ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 2 ग्राम। बोलो तो ये किससे किससे मिलके बना है? सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन से। तुम रुक के समझना। तो अब मैं तुमसे कहूँगा इसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम का वेट कितना है? इसमें टोटल 46 सोडियम है ना। तो 142 वेट में 46 ग्राम क्या है? सोडियम। तो ऊपर में वेट क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोडियम। कि इस Na2SO4 में सोडियम का वेट कितना है? अगर सोडियम का कंपोजिशन निकालना है, नीचे में क्या जाएगा? टोटल वेट। इस टोटल वेट को मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी बोल सकता हूं, और परसेंटेज है तो 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अरे बोलना। तो मल्टीप्लाई बाय क्या? अरे कभी भी सुनते हो आप 80% डिस्काउंट है, मतलब 100 में 80 रुपये की छूट है। बोलो भाई ना। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ सोडियम निकाल दूं, यही है परसेंट ऑफ सोडियम, तो सोडियम का वेट कितना? 46 मल्टीप्लाई बाय, तो ये क्या आ गया? परसेंटेज कंपोजिशन। अगर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का निकालते हो तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोलो भाई ना। तो सबसे पहले मैं तुमको क्या बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उसमें प्रेजेंट एटम का वेट हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। उसमें प्रेजेंट एटम का वेट हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। बोलो भाई ना। और हमेशा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी एक ही कंपाउंड को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्या मेरी बात हर को समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में अगर मैं हेडिंग डाल दूँ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज इक्वल टू, जैसे Na2SO4 में सोडियम का परसेंटेज निकला, कितने के बराबर होगा? कि टोटल वेट में उस एटम का वेट कितना है? बोलो हाँ ना। इक्वल टू वेट ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। प्रेजेंट इन क्या बेटा? अगर मैं कोई भी फॉर्मूला दूं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ऊपर में क्या जाएगा? वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब जिस पार्टिकुलर एटम की बात हो रही होगी। नीचे में तो ये भी लिख सकता हूँ वेट ऑफ कंपाउंड, शॉर्ट में कंपाउंड लिख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आई? इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले मैं तुमको क्या बताया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर तुम जान गए तो तुम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम को जान गए, और अगर उस प्रेजेंट एटम को जानेंगे तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। तीसरी चीज़ एक एग्जांपल देता हूँ मैं, समझो। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ ग्लूकोज की। तुम जानते हो ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला?
C6H12O6। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूं, क्या निकालूं? तो मॉलिक्यूलर वेट इसका, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का क्या है? ये मॉलिक्यूलर क्या है? फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूं तो निकाल सकता हूं। कार्बन का वेट कितना? 12, एटम कितना है? 6, प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू कितना है? 12, प्लस, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्या निकल गया? ग्लूकोज। अब इस 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कार्बन का वेट कितना है? तो इस 182 ग्राम में 72 ग्राम कंपोजिशन किसका है? कार्बन का। तो अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, या इसी को मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बोलूं तो एक ही बात है, बोलो। तो क्या जाएगा? वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाई 100। क्या समझ में आ रहा है? तो ऊपर में क्या जाएगा? वेट ऑफ कार्बन अपॉन नीचे में क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कार्बन का वेट कितना है? 72 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, आगे मैं तुम्हारे हिस्से के लिए छोड़ता हूं। अगर मैं ऐसे ही निकाल दूं वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना? 96। ये 96 कहां से आया? ऑक्सीजन कितने एटम है? 6, एक का वेट 16, 16 6 या 96 अपॉन कितना? मल्टीप्लाई बाय, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा आज का लेक्चर तो आप समझ में आ रहा होगा। तो हाइड्रोजन एटम का वेट कितना? 12, तो कितना? अगर तीनों एटम का, ये जो ग्लूकोज है ये 3 ही एटम से मिलकर बना है, अगर मैं तीनों एटम के परसेंटेज को ऐड कर दूं तो ये टोटल सम कितना चाहिए? 100। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड 2 एटम से मिलकर बना है तो एक का परसेंटेज x है तो दूसरे का 100 माइनस x, क्योंकि सबका टोटल कंपोजिशन तो हमेशा 100 ही आना है। तो अगर तुम किसी 2 का निकाल लेते हो तो तीसरे का 100 में से दोनों का माइनस कर दो। तो जनरली कभी जब तुम क्वेश्चन वगैरह तुम देखोगे ना नीट वगैरह में, तो अगर कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड 3 एलिमेंट से बने हैं तो तुमको 2 का परसेंटेज देगा क्वेश्चन में, तीसरे का तुमको खुद से निकालना होगा। कैसे? दोनों का ऐड करके 100 में से क्या करोगे? माइनस करोगे। बोलो है ना। अब क्वेश्चन देगा कि ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब वैसे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 60% ऑफ कार्बन। व्हाट डज इट मीन? कि 40% क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन 2 ही से मिलकर बना होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कह रहा है कार्बन 60% है, तो बचा हुआ 40% क्या होगा? तो ये तुम्हें क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझना होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर 3 एलिमेंट से बना है, कोई भी कंपाउंड 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो तीनों का परसेंटेज हमेशा कितना होगा? 100। अगर ये ओरली है तो न्यूमेरिकली प्रूव होना चाहिए। चलो एक और करके देख लेते हैं। ये 0 से 0, 18 4 जा 72, तो 4 10 जा कितना? 40। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया बेटा? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, बरोबर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, नीचे 18 ऊपर 96। देखो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। चलो ऐसे जान दो। 3 6 जा 18, 3 3 जा 3 2 जा, बोलो है ना। ये कितना? 2, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये कितना? 16। कितना गया? 16/3। 16/3 कितना होगा? अरे 16 इंटू 10 कितना? 16/3 है ना। 5 3 जा 3 5 जा 15, एक बचा 1 और 0 कितना? 10, 53.3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ पे देख लो, 1 0 से 1 0, 6 3 जा 18, 6 2 जा 20/3 कितना बेटा? 6.66%। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो जब आप करोगे तो 99.99 आएगा, बोलो है ना। तो ये कितना गया? 99.99, अराउंड कितना गया? 100। तो कभी भी कोई एलिमेंट, कभी भी कोई कंपाउंड अगर 2 से बना है
तो एक x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स, 3 से बना है तो 2 का गिवन है तो तीसरे का क्या करोगे, 100 में से 2 का ऐड कर दोगे, निकल जाएंगे, नहीं निकलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि तुमसे परसेंटेज कंपोजिशन का पूछता है, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत? कभी भी अगर परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन तुमसे पूछ दे तो क्या करोगे, उस एलिमेंट का वेट अपॉन टोटल कंपाउंड का वेट, बोलो हाँ है ना। अब ये चीज़ें सुनने में कितनी सरल रहती है, चलो कभी भी अगर तुम निकाल लोगे। अब इसी पे देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है कार्बन एटम का परसेंटेज निकालो, किसमें, CaCO3, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लो। कैल्शियम का वेट कितना, 40, कार्बन का वेट कितना, 12, ऑक्सीजन का वेट कितना, 16 3 जा 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 कितना। इस 100 ग्राम में कैल्शियम कितना ग्राम है, 40 ग्राम है ना। तुमसे किसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन का वेट कितना है, तो ये 12 वेट ऑफ कार्बन अपॉन नीचे मॉलिक्यूलर टोटल वेट कितना 100 इंटू फॉर्मूला का वेट, फॉर्मूला का 100 आएगा ना, वेट ऑफ एटम अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 तो कितना जाएगा। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन एटम शुड बी टेकन, कार्बन एटम का आप कितना वेट लोगे, पक्की बात, जिसके करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होना चाहिए, 25 ग्राम। कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम कहोगे, अब ध्यान से देखना, 12 इंटू 25। चलो अब तुम ऐसे सोचो, जब किसी भी मॉलिक्यूल का वेट अगर 100 ग्राम है, ध्यान से समझना, तो उसमें प्रेजेंट एटम का वेट 100 से तो कम ही होगा ना। अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि समझो मैं और मैं मिलकर के शेयरिंग करके 150 रुपीज़ का कुछ खाएं, और हम कह रहे हैं कि हमने शेयरिंग किया होगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो 150 से कम ही होगा। अगर पूरा का पूरा मेरा होगा तो मैं ये कहूँगा कि शेयर किया, मैंने क्या बोला, मेरी ट्रीट थी, और हमने दोनों मिलकर के 125 रुपये का बिल भरा है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो 150 से तो कम ही होगा। क्या गलत कह रहा हूँ? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही 25 ग्राम है, कैल्शियम कार्बोनेट ही कितने ग्राम है, तो ये कह रहा है कि आंसर 12 इंटू 25 होगा। ये तो बकवास है, 12 into 25 upon 100। बोलो हाँ है ना, गलत कह रहा हूँ क्या? चलो तुम्हारा दूसरा आंसर क्या कर रहा है, 12 into 25 upon 100। 12 इंटू 25 अपॉन 100। चलो ये भी आंसर गलत है। पूछो ना कैसे, पूछो ना कैसे गलत है। अभी सामने सामने से दिख रहा है कि अगर कैल्शियम, इतना तो तू भी समझ जाएगा बेटा, सॉरी, कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है। 100 ग्राम में कितना ग्राम है, 100 ग्राम में 12 ग्राम था ना, तो 25 ग्राम में तो 12 से तो कम ही होगा। ये भी तो सामने सामने दिख रहा है, बोलो ना है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है, उसमें कितने ग्राम कार्बन है, तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में तो 12 ग्राम का भी होंगे क्या, जो होंगे 12 से तो कम ही होंगे। इसका देखो वो भी तुक्का गलत बैठ गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या, क्वेश्चन तुम समझे? अब ध्यान से देखो, अब कोई बच्चा कोई सोचा, अब तो बेटा बिल्कुल बेसिक सिंपल से है ना, बस तुमको आईक्यू लगाना है। तो तुम यहां से, अब तुम मेरे जैसे सोचो, मैं कैसे सोचता, तुम कहोगे कि 25 ग्राम में जितना कार्बन लेना पड़ेगा, 25 ग्राम में जितना कार्बन होगा तुमको उतना ही लेना पड़ेगा ना। कल ही मैं तुमसे एक भारी भरकम पूछा था कि तुमको कितना पैसा दूं कि तुम 10 समोसा लेकर के आओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कितना पैसा दूं कि तुम 10 समोसे लेकर के आओगे, तो सीधा सीधा तुम कहो ना कि 10 समोसे का जितना प्राइस उतना दो तो मैं 10 समोसे लेके आऊंगा, यही है ना। सीधा सीधा कहो कि 10 समोसे का प्राइस दो तो मैं उतना 10 समोसा लेके आऊंगा। तो कह रहा है कि कार्बन एटम का कितना वेट लोगे जो करस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम हो, 25 ग्राम। तो सीधा सीधा 25 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का वेट, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का वेट निकाल लो, उतना ही वेट लेना पड़ेगा। क्या गलत कह रहा हूँ क्या बेटा, बोलना भाई है ना। अब बता कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं ही क्वेश्चन दूं, मैं ही समझाऊं, मैं ही सॉल्व करूं। तो तुम्हें सामने से दिख रहा होगा
कि अगर तुम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो तो उसमें कार्बन की वेट कितना है? तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कार्बन का वेट कितना है? इतना किस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा बता? ऐसा क्लास का कोई बच्चा नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो बेटा 100 ग्राम में 12 ग्राम है, 100 में 12 है, तो एक में कितने होंगे? इसको उधर ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो अगर 1 ग्राम में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होगा? 12/100 ग्राम का, बोलो ना, है ना? 12/100। अब 1 का तुम निकाल लिए तो जो भी होगा 1 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो 1 ग्राम में अगर 12/100 है, 2 ग्राम में 2 × 12/100, 3 ग्राम में 3 तो अपने से कितने पूछा है? आ गया आंसर। तो 25 ग्राम में कितना होगा? तो कितना होगा? 12 × 100 इंटू क्या बेटा? क्या गलत कह रहा हूं? तो कितना आ गया? 25 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 4 3 जा कितना आ गया? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? तुम्हारा भी यही आंसर आया था? पक्का? देखो सही कैसे होते हैं, मैं तुमको दिखाऊं क्या? मैं दिखाता हूँ सही कैसे आता है। 64/16 आंसर तो बेटा 4 ही आएगा। 64 4 जा, तब बच्चा ऐसे कैंसिल करके फिर ले आए आना, तो आंसर दोनों केस में 4 ही है ना। अरे ऊपर भी 6 नीचे भी 6 कैंसिल हुआ तो 4/1 4 नहीं आया। अब किस टाइप की कैलकुलेशन से करते हो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गलती है? ऐसे कैंसिल नहीं होता है ना बेटा? नहीं। चलो इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी चीज देखते हैं। एक मैं लेता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? नहीं पहले अब ये समझना। अब ये कहानी को पूरा कर लेना बेटा। 10 अलग अलग कहानी को पढ़ने से अच्छा है कि एक कहानी को पूरा करें। समझ में आ रहा है बेटा तुम्हें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरा लेता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे मैंने ग्लूकोज लिया तो फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। यही होता है ना? क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं सर। दूसरा मैं लेता हूं एक, इसको बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, जो आज के क्लास का टॉपिक है। क्या लेते हैं उसको? इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम देखोगे तो क्या है? C6H12O6। इसमें से कॉमन तुम क्या ले सकते हो? देखो यहाँ 6 12 6 है ना, तो तुम 6 कॉमन ले लो। 6 कॉमन ले लिए तो ये क्या जाएगा? CH2O। बोलो हाँ है ना? अब इसको वापस से तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? C6H12O6। क्या मैं कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं। बोलना हाँ है ना? बस तू लेक्चर ही कंप्लीट नहीं करता है, पढ़ तो लेता है, लिखता ही नहीं है। तो ये जो है ये एक्चुअल नंबर है। एक्चुअल नंबर ऑफ क्या है? एटम है। और ये जो है ये क्या है? बोलना सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। बोलो हाँ ना? तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है, एक्चुअल नंबर रेशियो होता है, और इंपिरिकल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं हम लोग? इंपिरिकल फॉर्मूला। और इसको अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट करे। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसा ओरली कुछ नहीं अपने को समझ में आएगा। जैसे मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ, नाम सुना होगा बेंजीन, सुना था बेंजीन। चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6, और दूसरा तुम जानते होगे एसिटिलीन गैस। अरे देखो 15 अगस्त आ रही है ना, उस दिन बहुत सारे बैलून गुब्बारे बिकते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? एसिटिलीन गैस ही होती है, जो नॉर्मल एयर से हल्की होती है, इसलिए वो गैस डेंसिटी कम होने से ऊपर जाती है। उस बैलून में कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन अरे दोनों होती है भाई, एक भी और एसिटिलीन गैस ना इनफ्लेमेबल होती है, उसमें आग लगाओ तो आग भी पकड़ता है। ऑक्सीजन में आग नहीं पकड़ता है, ऑक्सीजन वो गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करता है, और एसिटिलीन वो गैस है जिसमें आग पकड़ लेता है। कैल्शियम कार्बाइड पे जब पानी डालते हैं ना तो एसिटिलीन गैस निकलता है। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H2। इस गैस की अगर बात करोगे, इस गैस की, तो इसको इथाइलिन गैस भी बोलते हैं, इथाइलिन गैस भी बोलते हैं। ये भी एक अलग कंपाउंड है इथाइलिन, और ये भी बेंजीन एक अलग कंपाउंड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? इसका मॉलिक्यूलर C6H6, इसका ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है हमने? बोलो भाई ना। अब इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले लो तो अपने को क्या मिलेगा? इंपिरिकल फार्मूला। बोलो भाई ना। तो अगर मैं इसका इंपिरिकल फार्मूला ले लूँ तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अब तुमको क्या समझ में आया कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक इंपिरिकल फार्मूला एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बेंजीन का भी इंपिरिकल फार्मूला CH और एसिटिलीन का भी इंपिरिकल फार्मूला CH। बोलो है ना। तो क्या एक इंपिरिकल फार्मूला एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आधार नंबर के जैसा होता है कि एक आदमी का एक ही आधार नंबर होता है। बोलो है ना। लेकिन इंपिरिकल फार्मूला उस आधार कार्ड पे दिए गए एड्रेस के बराबर होता है। मेरा भी वही एड्रेस होगा तो मेरे पापा का भी वही होगा, लेकिन दोनों का आधार नंबर क्या होगा? अलग अलग। समझ में? तो एक इंपिरिकल फार्मूला एक से ज़्यादा कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले इसको लिख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इट विल रिप्रेजेंट ओनली वन कंपाउंड। इसके बारे में क्या लिख सकते हो? इट विल रिप्रेजेंट मोर देन क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कब CH बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कब CH एसिटिलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो हाँ ना। तो अब मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, ये हमने किसका लिया था? ग्लूकोज का एग्जाम्पल। ये तो अलग से समझाने के लिए लिया मैंने, चल तो टॉपिक अपना यही रहा था ना। तो ये क्या है अपना? इंपिरिकल फार्मूला, और ये अपना क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तुम क्या करो, इंपिरिकल फार्मूला से इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। क्या निकालना चाहोगे? क्या निकालने की कोशिश करूं? तो अगर मैं इसी से इंपिरिकल फार्मूला मास EFM निकाल लूं, तो इंपिरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। तो C का वेट 12, H का 2 प्लस कितना? 16, कितना? क्या समझ में आया? और इससे अगर मैं निकालूं तो इससे क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। और देखो अभी निकाला था 180 आया था इसे पहले वाले पेज पे। बोलो ना हाँ या ना। तो इंपिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा? बोलो हाँ या ना। और देखो हम दोनों, हमने इसमें से नंबर क्या लिया था? कॉमन 6। अरे यही देखे ना, इसमें से कॉमन नंबर 6 लिया था ना। बोलो हाँ या ना।
तो ये अगर इम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसको तुम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक बात तो तुमने यहीं पे देख लिया कि जो इम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको तुम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट, क्या कुछ गलत कह रहा हूं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कॉमन नंबर निकालना। जैसे यहाँ पे कॉमन नंबर कितना था 6, अगर नहीं दिया हुआ है तो कॉमन नंबर कैसे निकालेंगे। तो कॉमन नंबर इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखो, MFM कितना है अपॉन EFM कितना है, तो कितना 180 अपॉन 30 कितना आ गया। देखो 6 ही कॉमन लिया था, तो तुम क्या करो पहले कॉमन नंबर निकाल लो, और कॉमन नंबर क्या हो जाएगा MFM अपॉन, क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर रेशियो होगा, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट नंबर रेशियो होगा। तुम एम्पिरिकल फार्मूला को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। कॉमन नंबर कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट को या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को आप एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दो, आपको निकल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में नहीं आई। यस सर। अरे हाँ या ना, हाँ। पहले इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर ले, ओके सर। तभी तो समझ में आएगा। तो एक बार एक जो स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है बहुत होनहार वाला, एक टीचर के पास जाता है, गुरु के पास जाता है और कहता है मुझे कामयाब बनना है, मुझे कुछ भी करो कामयाब बनाओ, मुझे कामयाब बनना है। तो टीचर उसका जो गुरु होता है कहता है ठीक है कल सुबह 5:30 आ जा, कल सुबह 5:30 आ जा। वो मेरे जैसा ही होगा गुरु, इंस्टेंट किसी चीज़ का सोल्यूशन होता ही नहीं। पहले तो देख लो ना कि 5:30 वो आता भी है कि नहीं आता है। आया, गेट नॉक किया, बोला ठीक है चल, गुरु चला गया वॉक पे, चले रास्ते में वो बच्चा, अब वो सोच क्या था कि हमको कुछ जवाब मिले, और सवाल और जवाब से कामयाबी मिले तो फिर हर को मिल गया होता ना बेटा। अब तो गूगल पे सब आंसर आ जाता है। बोला चल, चले गए, नदी आया, नदी के किनारे से चले, जो गुरु थे वो नदी में चले, शिष्य भी उसके पीछे पीछे नदी में जाए, क्योंकि उसको तो कामयाब होना था, और उसको एक जिद थी कि नहीं मुझे कामयाब होना है, और किसी ने कहा था कि यही तुम्हें कामयाब बना सकता है। तो वो बिना पूछे पानी में भी चला गया, कमर तक पानी गया, शिष्य भी कमर तक गया। जो गुरु थे उसको पकड़े और ऐसे पानी में डुबो दिए। गुरु जो पकड़े और उसको पानी में डुबो दिए। शिष्य से गुरु ज्यादा ताकतवर, अब मैं ही उसको पकड़ के ऐसे डुबो दूं, अब कितना भी करेगा तो आने नहीं दूंगा। गुरु ने 30-35 सेकंड तक उसको पानी में डुबोए रखा, और उसके बाद उसको बाहर निकाला। आदमी से ही सांस लेता है ना, पानी में रहो। कहा इस वक्त तुम्हें इस सांस की जितनी जरूरत है ना, इस वक्त तुम्हें इस सांस की जितनी जरूरत अभी महसूस हो रही है ना, जिस दिन तुम्हें कामयाबी की इतनी जरूरत लग जाए ना, समझ जाना कि तुम कामयाब हो गए। सीधी सी बात है, गुरु उसको क्या देना चाह रहे थे, रीजन। और जिस दिन तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा ना, तुम डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे। कहानी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मायने इसके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो सबको समझ में आया। द मेन थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जीवन में अगर कोई कामयाब हुआ है तो प्रैक्टिस करके हुआ है। नॉलेज सबको है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। जो कर लिया वो कह रहा। कोई एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या है, उस कंपाउंड किससे किससे मिलके बना हुआ है। 52.2% ऑफ कार्बन, 13% ऑफ हाइड्रोजन एंड 34.8% ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन। ये मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है बेटा। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है, 92। कह रहा है हैविंग मोलर मास कितना है, 92। तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तुमको कोई एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तीनों के परसेंटेज कंपोजिशन तुमको दिए हुए हैं। उस कंपाउंड का तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, तुमसे कह रहा है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। बोलो भाई ना। देखो सबसे पहले तुमको किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन तुमको बताया था, उस कंपाउंड का वेट अपॉन टोटल वेट मल्टीप्लाई बाई 100। फिर तुमको मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला बताया। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, और जो एक्यूरेट एक्चुअल रेशियो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कभी भी तुमको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए
कभी भी तुमको इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो तुम सबसे पहले क्या करना, इसका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे सॉल्व करना। तुम सबसे पहले एलिमेंट को तुम लिखो। एलिमेंट क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो या तो एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा या वेट परसेंटेज, कुछ भी गिवन हो, तुम उसके कंपोजिशन को लिखो। परसेंटेज कार्बन कितना है? 52.2। हाइड्रोजन कितना है? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो सबसे पहले तुमने क्या लिखा है? एलिमेंट। एलिमेंट के किसके कंपोजिशन को लिखा? वेट परसेंटेज को। अब तुम्हें क्या करना है? वेट परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? तो सबसे अब यहाँ पे तुमको क्या करना है? जो परसेंटेज है उसको किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक वेट से। तो इसका कितना है? तो कितना जाएगा? 52.2/12। इसका कितना? 13/1। इसका कितना? सबसे पहले हमने एलिमेंट को लिखा, एलिमेंट के गिवन कंपोजिशन को लिखा, उसको उसके एटॉमिक वेट से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ताकि जो भी चीज़ आए वो मोल के टर्म्स में आए, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मोलर रेशियो में ही होगा। बोलो ना, हाँ ना? अब तुम पहले इसको डिवाइड करके देख लो, ये कितना आ जाएगा? 13। यहाँ पे देख लो ये कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48। 12 4 जा, तो 52 में से 48 माइनस कर लो, 4 आया। बोलो है ना? और फिर क्या आएगा? 2, मतलब 42 हो गया। फिर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48। तो 48 ज़्यादा हो गया तो 3 टाइम्स आएगा, तो ये अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? 4.3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? यही आएगा ना 4.3। फिर कुछ होगा? अगर यहाँ पे निकालो कितना? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। क्या आ गया? 34 में 32 आया। क्या आया? 8। फिर कितना आया? अरे कितना आया? 28 है ना। फिर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 32 ज़्यादा हो गया तो कितना आ गया? क्या गलत कह रहा हूँ? अब ध्यान से इससे करोगे तो सेकंड वैल्यू कितनी आ रही है? 28 - 16 12। फिर डेसिमल का 0 120 हो गया, तो 16 कितने टाइम जाएगा? 6 से। बोलो यही होगा। अब जो भी तुमको आए ना, तुम इसके रिस्पेक्ट में सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। क्या निकालोगे? तो नेक्स्ट तुमको निकालना है सिंपलेस्ट वेट परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड निकाल दिए, तो ये इसका मोलर रेशियो आ गया। बोलो है ना? दैट मीन्स उस कंपाउंड में कार्बन के 4.3 मोलर रेशियो होंगे, हाइड्रोजन के 13 और इसके कितने आएंगे? 2.16। अब सबके मोलर रेशियो को तुमको कहाँ लाना है? सिंपलेस्ट रेशियो में। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दो। बोलो है ना? तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करोगे कि सबसे छोटी वैल्यू सबको डिवाइड करोगे, तो कितना जाएगा? 4.3/2.16, 13/2.16, 2.16/2.16। ये कितना जाएगा? 1। ये कितने टाइम्स जाएगा? ये कितने टाइम्स जाएगा? देखो अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स जाएगा। अरे बोलो। और ये अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स जा रहा है ना। कभी कभी तुमको ऐसा भी हो सकता है कि सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर ना आकर के फ्रैक्शन आ जाए। जैसे मान लो कि ये 1.5 हो जाता, तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो तुम उसको किसी सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना, 1 से 2 से 3 से। तो तुमको सिंपलेस्ट रेशियो 2 चीज़ें आ सकती है, या तो इंटीजर हो सकती है, और जो सिंपलेस्ट रेशियो का इंटीजर वैल्यू है यही तुम्हारा क्या देगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही तुम्हारा क्या देगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अगर सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जाए तो इस फ्रैक्शन को तुम मल्टीप्लाई करोगे विथ एनी सुटेबल इंटीजर से, और फिर तुमको क्या निकलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में आया है बेटा, इंटीजर में आया है, तो तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन के लिए कितना है? 2, तो क्या जाएगा? C2
H6O। बोलो हाँ है ना। इंपिरिकल फॉर्मूला तुमको पता चल गया। इससे तुम क्या निकालोगे? इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना हो जाएगा देखो, 12 2 जा 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 कितना? 30, 30 प्लस 16 46। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 46। क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। MFM कितना है? 92 है ना। तो तुम क्या निकालोगे? कॉमन नंबर कितना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन क्या बेटा? तो कितना आ गया? 92 अपॉन 46 कितना आ गया? 2। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही पूछा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर इनटू इंपिरिकल फॉर्मूला। तो कॉमन नंबर कितना है? 2 इंटू C2H6O। तो क्या आ जाएगा? C4H12O2। दिस विल बी योर आंसर। कभी भी तुमको अगर कोई कंपाउंड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम टेबुलर फॉर्म में क्या करो कि जितने भी एलिमेंट है उसको आप लिख लो। उसके बाद आप उसके परसेंटेज को लिखो। उसके परसेंटेज को उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से निकाल दो, तो आपको मोलर रेशियो निकल जाएगा। क्या निकलेगा? आप मोलर रेशियो का, ये तुम्हारा क्या निकलेगा? मोलर रेशियो। अब क्या करो? मोलर रेशियो का सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही तुम्हारा क्या होगा? इंपिरिकल फार्मूला। अगर इंपिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको किसी सूटेबल इंटीजर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा इंपिरिकल फार्मूला आ जाएगा। इंपिरिकल फार्मूला से तुम देख लो क्वेश्चन में क्या पूछता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो इंपिरिकल फार्मूला से इंपिरिकल फार्मूला मास निकाल लोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को इंपिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दिया, तुमको क्या निकल गया? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर से इंपिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी फॉर्मेट में तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो मेटल ऑक्साइड किससे मिलके बनेगा? मेटल और ऑक्सीजन से। तो इसमें मतलब दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हो सकते हैं। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 40% बाय मास ऑफ क्या है? ऑक्सीजन। तो मेटल कितना होगा? 60%। तो सबसे पहले एलिमेंट को लिखो। एलिमेंट लिखते हो तो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? मेटल, M, एंड क्या बेटा? ऑक्सीजन। क्या कह रहा है? 40% बाय मास ऑफ क्या है? ऑक्सीजन। तो ये कितना परसेंट? 40। तो ये कितना परसेंट? 60%। कह रहा है मेटल M हैज एटॉमिक मास कितना? तो ये मेटल का एटॉमिक वेट तुमको 24 दिया हुआ है। तो इंपिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड पूछा है, बोलो है ना। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे मोल निकालने के लिए। तो फिर नेक्स्ट टेबल क्या करेंगे? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे किससे? तो यहाँ पे कितना परसेंट है? 60। तो कितना हो जाएगा? 60/24 है क्या? पक्की बात। और ऑक्सीजन कितना है? तो 40 बाई कितना? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। बोलो। अब इसको तुम डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 12 2 जा 12 5 जा, तो ये कितना आ गया? बोलो है ना। यहाँ पे आ जाओ, 4 4 जा 16, 4 10 जा 10/4 मतलब कितना बेटा? 2.5। अब क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशियो। यही करेंगे ना। अब इसका जो भी आया ये क्या आ गया तुमको? मोल। अब इसका क्या निकालोगे? सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड कर दो। छोटी वैल्यू कितनी है? 2.5। तो 2.5 को 2.5 से डिवाइड करो। और यहाँ पे कितना है? यहाँ भी 2.5 है, तो इसको भी किसे? 2.5। तो कितना आ गया? 1। ये कितना आ गया? तो इसका इंपिरिकल फार्मूला पूछा है, तो इंपिरिकल फार्मूला कितना आ गया? तो मेटल भी 1 और ऑक्सीजन भी कितना? 1। तो इंपिरिकल फार्मूला किस तरह होगा?
तो ये किस टाइप का कंपाउंड होगा? बेंजीन एंड एसिटिलीन हैविंग empirical formula CH, molecular formula mass is 78 and 13 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है बेंजीन एंड एसिटिलीन दो अलग अलग कंपाउंड है जिनका इंपिरिकल फॉर्मूला कितना है बेटा? CH, और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है कितना है? 78 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बताओ कैसे निकालेंगे? कोई भी दो कंपाउंड है, बोलो है ना। अब देखो कई बच्चों को ऐसे याद होगा कि बेंजीन और एसिटिलीन फॉर्मूला। अब तुमको मान लो ये ना देख करके तुमको दे देता कि कोई भी एक कंपाउंड ए एंड बी है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? CH, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है? 78 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो तुम उस कंपाउंड ए एंड बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। बोलो ये भी क्वेश्चन सही है। तो कोई कंपाउंड मान लो ए है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? CH, और दूसरा एक कंपाउंड बी है, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो? एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ भी क्या निकाल सकते हो? 12 + 1 कितना? 13। यहाँ भी 12 + 1 कितना? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कंपाउंड ए का कितना है? एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है? ये 13 नहीं होगा बेटा, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये 26 होगा। तो तुमको दोनों कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकल गया। तो तुम क्या निकाल सकते हो? कॉमन नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉमन नंबर कितना होगा? 78/13 कितना आ गया? 6। और इस केस में तुम कॉमन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 26/13 कितना आ गया? 2। अगर तुमको कंपाउंड ए का निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कितना हो जाएगा? कॉमन नंबर इनटू क्या बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो कॉमन नंबर कितना आया? 6, एंड एम्पिरिकल फार्मूला कितना है? तो फार्मूला क्या आया? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। और जो कंपाउंड बी की तुम बात करते हो तो इस केस में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना बेटा? 2 × CH। तो क्या आ गया? ये तुम्हारा आंसर था उस दोनों कंपाउंड का निकालना। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। क्लियर है? तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना, और जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आपका क्या मैं पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तब आप मेरा हेल्प ले। क्लियर है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन ए केमिकल इक्वेशन, जिसको स्टोइचियोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे।